दोस्तों नमस्कार। मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। दिन भर की गहमा गहमी के बाद अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह से शुरू हुई, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बचा ली। दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस ने केवल अपनी सरकार ही नहीं गंवाई बल्कि अपनी साख और धाक भी गंवा दी, और वहाँ आम आदमी पार्टी ने जिस धमाकेदार अंदाज में जीत हासिल की है वो भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत कही जा सकती है। दिल्ली जैसे महानगर को जब राज्य का उपराज्य का दर्जा दिया गया तो वहाँ आम आदमी पार्टी की जो 2 बार जीत हुई उसके बारे में एक आम धारणा थी ये एक महानगर की जीत है, किंतु आज आम आदमी पार्टी ने 2017 में किए गए प्रयास को आज जिस तरह से सफलीभूत किया वो निश्चित रूप से बहुत ही उल्लेखनीय है, और इसके लिए आम आदमी पार्टी और उसका नेतृत्व विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस जीत से पंजाब को लेकर के कई शंकाएं भी पैदा हो गई। मुख्य धारा की जो राजनीतिक ताकतें थीं उनका पंजाब में जिस तरह से सफाया हुआ वो इस सीमावर्ती राज्य में नई समस्याओं को जन्म दे सकता है। किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जब पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में सिख आंदोलनकारी दिल्ली की सीमा पर एकत्र हुए तो उन्हें करीब करीब सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल था, और यह कहने में भी कोई गलती नहीं कि उस आंदोलन को पूरी तरह से संरक्षण देकर के दिल्ली में केंद्रित करने के पीछे पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। किंतु बाद में वो आंदोलन जो है विभिन्न हाथों में चला गया। उसके बाद कांग्रेस की अंतर्गत राजनीति में जो बिखराव हुआ, कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, और उसके बाद की कहानी सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी से अकाली दल का दौराव हो गया, कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर आ गए, उन्होंने एक नई पार्टी बना के भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया। दूसरी ओर जिन नवजोत सिंह सिद्धू के कारण कैप्टन को सरकार और पार्टी छोड़नी पड़ी, वे मुख्यमंत्री पद का अपना दावा जो है अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, और कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को एक दलित चेहरे के रूप में मतदाताओं के सामने पेश किया। किंतु आज जो परिणाम आए हैं उनसे साबित हो गया कि कांग्रेस का बिखराव, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का अलगाव, इनका ही परिणाम हुआ कि आम आदमी पार्टी को एक खाली मैदान मिल गया, और स्थिति यहाँ तक हो गई चन्नी अपने दोनों सीटों से हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में तीसरे नंबर पर रहे। प्रकाश सिंह बादल 94 वर्ष की उम्र में पहली बार विधानसभा चुनाव हारे, उनके पुत्र सुखबीर सिंह बादल हार गए। अनेक मंत्री चुनाव हार गए। बादल परिवार से सुखविंदर के जो साले हैं मजीठा, वो भी हार गए, और आम आदमी पार्टी जो है 92 सीटें ले गई। हालांकि एग्जिट पोल में इसका प्रोजेक्शन किया गया था, किंतु लोगों को लग रहा था कि अतिरेक भरा हुआ है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है, और अब उसे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। लेकिन आज के इन चुनाव परिणामों में मैं सबसे पहले भारत के इन 5 राज्यों के मतदाताओं को, सम्मानीय मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने देश को और इन प्रदेशों की राजनीति को घोड़ों की मंडी से, हॉर्स ट्रेडिंग से बचा लिया। वरना ये उम्मीद थी कि पंजाब में अगर हंग असेंबली बनती है, त्रिशंकु विधानसभा बनती है, और ऐसी ही कुछ कुछ संभावनाएं उत्तराखंड और गोवा को लेकर भी बन रही थी। किंतु इन तीनों राज्यों में, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल दोबारा अपनी सरकार बनाई, यद्यपि उसके वर्तमान मुख्यमंत्री धामी चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस के भी जो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे हरीश रावत, वे भी चुनाव हार गए। किंतु वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। इसी तरह गोवा में जहाँ लंबे समय से खरीद फरोख्त के दम पर सरकारें बनती बिगड़ती थीं, आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 40 में से 20 सीटें हासिल कर दी। उन्हें एक निर्दलीय का समर्थन भी तत्काल मिल गया, और इस कारण से वहाँ भी राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त हो गई। मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिसे लेकर के तरह तरह की शंकाएं व्यक्त की जा रही थी, एग्जिट पोल के अनुमानों का उपहास किया जा रहा था, मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा
जो कि किसी भी हालत में ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि उनके मैदानी सर्वेक्षणों के विपरीत भारतीय जनता पार्टी धमाकेदार अंदाज में अपने बहुमत को दोबारा लाने जा रही है और वहाँ उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन बीते 2 दिनों से अखिलेश यादव ने जिस तरह की धूम मचा दी एग्जिट पोल के अगेंस्ट में, और ईवीएम मशीनों को लेकर के तरह तरह के विवाद हुए, वो सबके सामने है। किंतु आज सुबह जैसे ही मतगणना शुरू हुई और होते होते अभी जो चुनाव आयोग के अधिकृत जो आंकड़े आए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को 224 सीटों पर विजय हासिल हो चुकी है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब किसी भी प्रकार की अनिश्चितता वहाँ बहुमत को लेकर के नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर चुकी है। अभी भी वो करीब 45 से 50 सीटों पर आगे है और यदि वो सभी सीटें उसने अंतिम परिणाम आने तक जीत ली तो उसकी जीत का जो उसकी उपलब्धि है वो 275 के लगभग पहुंच जाएगी, जो बहुत कुछ जो एग्जिट पोल के अधिकतम आंकड़े थे उनको थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी 125 सीटों के साथ एक मजबूत विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में जो है उभरी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। ये आज की एक बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है। उत्तर प्रदेश कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, फिर बहुजन समाज पार्टी के उदय में भी गंगा जमुना की इस भूमि ने बहुत बड़ा योगदान दिया। मायावती इस राज्य की 3-4 बार मुख्यमंत्री बनी। कांशीराम पंजाब के थे, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, दलित आंदोलन की जो राजनीतिक नींव है उसके लिए सबसे उर्वरा भूमि जो है वो उत्तर प्रदेश है, तो उन्होंने पंजाब छोड़ करके उत्तर प्रदेश में अपना ध्यान केंद्रित किया, मायावती के रूप में एक अपना उत्तराधिकारी विकसित किया और आगे की राजनीति और उसके परिणाम सभी जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसका राजनीतिक परिणाम जो है उसका असर पूरे देश की राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने जा रहा है। गत वर्ष जब पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आए थे, यद्यपि आसाम में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी जीत हासिल की थी, किंतु बंगाल में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी और ममता बनर्जी ने जिस जोरदार तरीके से अपनी सरकार की वापसी की, उससे भारतीय जनता पार्टी का हौसला गिरा था और राष्ट्रीय राजनीति में यह बात महसूस की जाने लगी थी यदि समूचा विपक्ष एक हो जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जो एक धाक है उसको जम के टक्कर दी जा सकती है। ममता बनर्जी उस दृष्टि से सक्रिय भी हुई। अभी उन्होंने गोवा में भी अपनी पार्टी को चुनाव लड़वाया। बीच में तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए और वो भी विपक्षी गठबंधन बनाने के लिए तैयार होने लगे। बीच में ममता जी जाकर के उद्धव ठाकरे से मिली, शरद पवार से मिली और उन्होंने इस बात की कोशिश की कि उनके नेतृत्व में एक विपक्षी गठबंधन खड़ा हो जाए। यदि उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती तो फिर उस विपक्षी गठबंधन को आकार देने में सहूलियत होती, लेकिन ममता बनर्जी अब बंगाल से बाहर नहीं निकल पाएंगी। उसका एक कारण यह है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पंजाब में जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी ने 125 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को एक बार फिर से स्थापित किया, तो मुझे लगता है कि विपक्षी राजनीति में भी अब कई धड़े बढ़ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का कितना मेल होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कारण ही कांग्रेस के हाथ से गोवा चला गया। आम आदमी पार्टी के कारण ही कांग्रेस जो है पंजाब में पूरी तरह पटकनी खा गई और ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि बाकी राज्यों में भी आम आदमी पार्टी जितने भी वोट ले रही है और उसका जो असली लक्ष्य है वो ये है कि कांग्रेस का विकल्प वो बने और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे। उसका अगला निशाना गुजरात में है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत करके, और न केवल उत्तर प्रदेश का, अभी तो उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अपनी सरकारें बचा करके एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया कि आज की परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनकी जो स्वीकार्यता है और उनकी जो राजनीतिक साख है वो अभी भी कायम है। ये चारों राज्य जो है इसमें उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी योगदान कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने जिस तरह का शासन उत्तर प्रदेश में दिया और जिस तरह की ईमानदार और एक अच्छे प्रशासक की छवि बनाई, उसने भारतीय जनता पार्टी को एक रिकॉर्ड बनाने के लिए इस स्थिति में लाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बीते कई दशकों का ये एक परंपरा थी कि वहाँ कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आती चुनाव में। इस चुनाव परिणाम का एक दूरगामी परिणाम ये भी हो रहा है कि कांग्रेस धीरे धीरे मुख्य धारा के राज्यों से सिमटती जा रही है। आज केवल छत्तीसगढ़ और राजस्थान उसके पास बचे हुए हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उसका सफाया हुआ, उसकी जो सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने इस चुनाव में भी अखिलेश यादव के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। यही गलती उससे बंगाल में हुई जब चुनाव के अंतिम चरण में उसका और जो वामपंथी मोर्चा था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव से करीब करीब बिना कुछ कहे अपने आप को विड्रॉ कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि भले ही इतनी मेहनत
प्रियंका वाड्रा ने वहाँ पे उत्तर प्रदेश में की, किंतु कांग्रेस जो है ऐसा लग रहा है कि वैचारिक दृष्टि से शून्य होती जा रही है। आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि हम गलतियों से सीखेंगे। किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि गलती तो वो करता है जो कुछ करता है, आपने जब कुछ किया ही नहीं तो आपसे गलती भी क्या होगी। और फिर उन्होंने एक कटाक्ष और किया कि हमें ये भी बताइए कृपया कि आप कितनी गलतियों के बाद सीखेंगे। आज कांग्रेस की ये स्थिति अगर होती जा रही है कि उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में वो 1 और 2 सीटों पर सिमट रही है, 400 सीटें बढ़ करके, तो फिर मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में जो उसकी भूमिका है वो निरंतर कमजोर होती जाएगी। और जो संभावित विपक्षी गठबंधन है जिसका कि नेतृत्व अभी तक सोनिया गांधी जी करती थी या कांग्रेस करती थी, तो आज उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए बाकी विपक्षी दल तैयार होंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल में तीसरी बार जीतने के बाद ही ये कह चुकी थी कि अब कांग्रेस इस लायक नहीं है कि वो विपक्ष को नेतृत्व दे सके और नरेंद्र मोदी के तूफान का मुकाबला कर सके। आज के इन चुनाव परिणामों ने देश की राजनीति में एक नया अध्याय खोल दिया है। वो अध्याय इस तरह का है कि जिसे 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, तो ये कहने में कोई बुराई नहीं है। इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे लंबे मार्जिन से न केवल अपनी जीत हासिल की, अभी तो ये भी साबित कर दिया कि विपरीत परिस्थितियों में, किसान आंदोलन जैसी परिस्थिति, इतनी महंगाई, कोरोना के बाद की स्थितियाँ, आर्थिक हालात, बेरोजगारी और महंगाई की जो चारों तरफ से मार थी, उसके बावजूद भी यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तराखंड में और मणिपुर और गोवा में भी उसने यदि जीत हासिल की है, तो निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा कि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर गई। उसकी संगठन की जो क्षमताएं हैं और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जन कल्याण की योजनाओं का संचालन किया और भाजपा शासित राज्यों में भी उनका क्रियान्वयन हुआ, उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब समाज की नस पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति, किसान आंदोलन का प्रभाव और यहाँ तक कि धार्मिक जो ध्रुवीकरण था उसके भी कई मिथक तोड़ दिए। जाट मुस्लिम गठबंधन, यादव मुस्लिम गठबंधन, छोटी छोटी जातियों का, स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए जो कि ये दावा कर रहे थे कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सरकार बनाता हूँ, और भी कई बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए हैं। और उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ ये आशंका थी कि किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जाटों की जो नाराजगी वो भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी, उसी अंचल में भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रत्याशी 2.25 लाख और 2 लाख वोट से जीते हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि किसान आंदोलन जैसे प्रयास जो हैं वो मतदाता को अपना निर्णय बदलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, और चुनाव जो है वह अलग विषय है और आंदोलन अलग विषय है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव को जीतने के लिए कोशिश नहीं की, किंतु ये भी कहना पड़ेगा कि अखिलेश यादव एक व्यक्ति है। समाजवादी पार्टी एक व्यक्ति और परिवार की पार्टी है, जिस तरह से कांग्रेस बन गई है। अखिलेश यादव यदि भविष्य में अपने आप को राजनीतिक तौर पर स्थापित रखे रहना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पार्टी को एक व्यापक जनाधार देना पड़ेगा, और ये अवधारणा बदलनी होगी कि एक परिवार के अपनी निजी मिल्कियत है या वो उस पार्टी के सर्वे सर्वा है और उनके बाद कोई नहीं है या उनका परिवार ही है। और यही स्थिति कांग्रेस की है। आज कांग्रेस की ये स्थिति है, कांग्रेस के पक्ष में या विपक्ष में या सहानुभूति व्यक्त करने वाले, प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले टीवी चैनल पे प्रभावशाली प्रवक्ता नहीं दिख रहे। गांधी परिवार ने पार्टी को ऐसी कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में ला दिया है। अब सोनिया गांधी जी का बयान आया कि हम शीघ्र ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे, इन गलतियों से सीखेंगे, हम अपनी कोशिशों को और मजबूत करेंगे। देखिए, ये बातें तो हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। 2014 से जो कांग्रेस का पराभव होना शुरू हुआ, ठीक है, 2018 के विधानसभा चुनाव में उसे 2-3 राज्यों में सफलता मिली थी, उसमें मध्य प्रदेश उसके हाथ से चला गया। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो गहमा गहमी को चला करती है। छत्तीसगढ़ में भी उनके 1-2 नेता हैं जिनकी मुख्यमंत्री से नहीं जम रही। लेकिन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से प्रभावहीन होता जा रहा है, अब जो उनके G23 के जो बाकी नेता हैं उनकी गतिविधियां और तेज होंगी, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठेंगे। पर जो सबसे बड़ी बात है, जो राहुल गांधी का ट्वीट है कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से आज का दिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए जो है हर्षोल्लास का दिन है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में एक पूर्ण राज्य में सरकार बनाने के साथ ही उतर रही है। न केवल सरकार बना रही है, अपितु बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बना रही है। और इन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को मिली इस चीज़ से एक बात बहुत अच्छी तरह से साबित हो गई कि यदि आपके पास जो बहुमत है, आपके पास सरकार चलाने के जो अवसर है, यदि आप उसका उपयोग जन कल्याण के लिए करेंगे, अच्छे प्रशासन के लिए करेंगे, एक लोगों को ऐसी सरकार देंगे जहां उन्हें यह लगे कि हमारी सुनवाई हो रही है, हमारी सुरक्षा हो रही है, हमें सुविधाएं मिल रही हैं, तो जनता आपको बहुमत देने में कोई संकोच नहीं करती, आपको समर्थन देने में संकोच नहीं करती। पंजाब की राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य आया है। इस शून्य को भरना
हमारे मुख्य धारा के राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और वहाँ खलिस्तानी आंदोलन, किसान आंदोलन के संदर्भ में भले ही वो छुपा छुपा हो किंतु उससे सिर उठाया है। किसान आंदोलन के बाद वहाँ कई ऐसी घटनाएं हुई जिनका तार आतंकवाद से जोड़ा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के साथ खलिस्तानियों के संबंध छिपे नहीं हैं। पाकिस्तान खलिस्तानियों की मदद करता रहा है। और बीच में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी उनके पुराने एक साथी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। आज आम आदमी पार्टी को भी अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनी होगी। यदि वो दिल्ली जैसा मॉडल पंजाब में दे सकते हैं तो फिर ये कहने में कुछ भी गलत नहीं होगा, ना जल्दबाजी होगी कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी भी एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आएगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी एक विचारणीय प्रश्न है, और वो ये है कि वो कितना भी अच्छा सुशासन दे, किंतु लोगों के मन में एक धारणा उसको दूर करनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी का भी कांग्रेसीकरण हो रहा है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपने समर्थकों के साथ साथ प्रदेश और देश की जनता को आश्वस्त किया है, मुझे लगता है कि बहुत शुभ लक्षण है। आज के दिन मैं एक बार फिर इन 5 राज्यों के मतदाताओं को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने राजनीति में एक अनिश्चितता समाप्त की, एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है और 5 साल निर्बाध शासन करने का अधिकार दिया है। अब ये इन राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि मतदाताओं ने इनके ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है वो उस कसौटी पर खरे उतरे। इन चुनावों से जुड़े हुए ढेर सारे मुद्दे हैं, किंतु मुझे लगता है कि एक संस्करण में उनकी चर्चा करना जो है वो संभव नहीं होगा, समय की भी सीमा होती है। मैं आने वाले कुछ दिनों में धीरे धीरे एक एक राज्य और उनसे इस समूचे चुनाव आंदोलन से जो बातें निकल कर के सामने आ रही हैं उनमें आपके साथ विमर्श करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।